जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 को जो है आज हम लोग हल करना सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवाऊँगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है। मतलब आपको सीधा सीधी दिखाना है कि ये दोनों संख्या जो है यह भाज्य संख्या क्यों है। समझ गए? तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जो है भाज्य संख्या क्या होता है वह तो जानना जरूरी होगा ना, तभी ना हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले जो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जान लेते हैं। एक भाज्य संख्या होता है, एक अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जो है इसका जो है एक और स्वयं के अलावा इसके अन्य भी गुणनखंड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको जो है सीधा सीधी अगर 12 जो है अगर पूछा जाए ये भाज्य है कि अभाज्य, तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो स्वयं और एक के अलावा इसके अन्य भी गुणनखंड हो, यानी इसके भाजक हो। तो 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा किस तरह से मैंने बता दिया है। 2 से लगाना है, सीधा ये 6 हो गया, फिर 2 से लगाइएगा ये 3 हो गया, 3 जो है 1 से लगेगा, अब 1 आ गया, रुक जाना है। अब 12 को जो है बराबर क्या लिखिएगा, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए 12 कौन कौन संख्या से कट रहा है, तो 1 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 12 खुद 12 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो स्वयं, यानी 12 संख्या भाज्य बोलेंगे तो स्वयं 12 को और 1 को जो है छोड़कर, 12 और 1 को छोड़कर इसके अन्य भी गुणनखंड होने चाहिए। देखिए यहाँ 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, अन्य गुणनखंड है, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसी तरह जो है अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो 1 और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड इसका नहीं होगा। अभाज्य संख्या 1 और स्वयं के अलावा कोई भी इसका अन्य गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप 5, अब 5 का अभाज्य गुणन कीजिएगा तो 5 1 आ गया, रुक जाना, मतलब 5 बराबर क्या होगा, 1 गुने 5। यानी 5 जो है कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और केवल स्वयं संख्या यानी 5 से ही कटेगा। 1 और स्वयं उसी संख्या से कटा इसका जो है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसके अलावा 5 और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, सीधा अभाज्य संख्या हो गया। 1 और स्वयं जो है के अलावा कोई भी इसका अन्य गुणनखंड नहीं होगा। तो और एग्जाम्पल ले सकते, जैसे 3 हुआ, 3 किन किन से कटेगा, 1 और केवल 3 से, मतलब 1 और स्वयं 3 से, स्वयं संख्या 3 से कटा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसी तरह भाज्य संख्या अगर बात करें तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 को जो देखिए कौन कौन से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं संख्या 4 से कटेगा। अब इसका क्या होता है, भाज्य संख्या 1 और स्वयं संख्या के अलावा अन्य गुणनखंड भी होना चाहिए। तो 1 और 4 जो स्वयं संख्या हो गया और इसके अन्य गुणनखंड 1 2 भी तो है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। मुझे आशा आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पूरी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, आपको आसानी होगा। अब देखिए, अब मान देखिए ये 2 संख्या दिया गया, ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और ये संख्या दिया है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं आसानी से समझने के लिए। जैसे माना ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर इसको लिख लीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। क्लियर है? अब देखिए एक बात बताइए, ये जो है 7 है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, ये दोनों जगह है, बीच में जो है ये प्लस का साइन है। तो एक अगर 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 13 तो दोनों जगह है तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेना समझते हैं। अब 13 कॉमन आ गया तो देखिए 7 ये गुना में है, 7 गुने 11 गुने 13। अब 13 को हमने कॉमन ले लिया, मतलब सीधा सीधी 13 को यहाँ से हमने निकाल लिया, तो यहाँ कितना संख्या बचेगा, 1। तो मतलब 7 गुने 11 गुना 1 बचा प्लस, अब 13 भी यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ तो सिर्फ 1 बचेगा। गुणन कॉमन लेना का मतलब होता है सीधा उस संख्या को उठा के रख लेना। अब मान लीजिए 13 को यहाँ से उठाए हैं तो आपको 0 नहीं बचेगा, यहाँ आपको 1 ही रखना होगा। क्लियर है? इस बात को आप समझ लीजिए। 13 कॉमन लीजिएगा, ये यहाँ 1 बचेगा।
फिर से देखिए अब कॉमन लीजिए, अब 13 को सभी में गुना कीजिएगा तो यही संख्या आ जाना चाहिए, इसका मतलब कॉमन सही है, समझ गए। अब 13 बराबर क्या होगा 13, अब ये देखिए ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है गुना, 13 गुने, अब इसको गुना कर लीजिए 11 सते 77 को 1 से गुना करिएगा तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो 77 अब प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। अब देखिए हमने क्या आपको समझाया है, भाज्य संख्या इसको सिद्ध करना है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा अन्य भी उसके गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए 13 है 78 है, इस सभी संख्या 13 एक संख्या है और 78 है, इसके एक और एक के अलावा देखिए इस सभी ये संख्या के एक के अलावा देखिए 13 भी गुणनखंड है 78 भी गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो गया, यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ एक भाषा लिखिएगा, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, इसलिए क्यों यह भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार अब जो है माना, अब अगली संख्या क्या मानना है b, माना b बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, ये 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसको उतार लेना है, क्लियर है। तो 7 गुने 6 गुने 5, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस क्या है 5। अब इसको भी आपको भाज्य संख्याएं सिद्ध करना है, तो इसी प्रकार करेंगे। देखिए 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी कॉमन है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब ये क्या बच जाएगा 7 गुने 6 गुने, अब यहाँ से कॉमन 5 ले लिए तो क्या बचा 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस यहाँ भी 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ना कि 0, मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर है। अब देखिए 5 जो है, अब इस सभी को गुना कीजिएगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इस सभी को गुना करिएगा ना तो ये क्या आ जाएगा 1008, ये यहाँ प्लस 1 है, क्लियर है। क्या हो गया 5 गुने 1009। अब यहाँ भी देखिएगा इस सभी संख्या के एक के अलावा और इस एक और ये स्वयं संख्या के अलावा यहाँ देखिएगा 5 और 1 है 1009, मतलब 2 गुणनखंड है, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। अतः फिर से यहाँ, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने इस प्रश्न को हल करवाया है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वाकई में आपको समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर करते जाइए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।